हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को इस समय इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूं। इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस क्रम में पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को भारतीय संविधान का निर्माण बताया था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को संविधान का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताने जा रहा हूं। संविधान का दर्शन। तो आइए चलते हैं, जानते हैं व्हाट इज फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का दर्शन जानने के पूर्व हमें थोड़ा सा दर्शन को समझना होगा कि दर्शन क्या है, व्हाट इज फिलॉसफी। तो आइए दर्शन के बारे में जानते हैं कि दर्शन क्या है। जो दर्शन है यह आमतौर पर मानवीय स्थिति के मूल पहलुओं से संबंधित गहरे मौलिक प्रश्नों के अध्ययन को संदर्भित करता है। और ये जो दर्शन है यह मूल रूप से यह मानव के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, मनुष्य के चेतना से जुड़ा हुआ है, मनुष्य के नैतिकता से जुड़ा हुआ है, यह समाज से जुड़ा हुआ है, भाषा से जुड़ा हुआ है और बहुत कुछ दर्शन प्रकृति के इर्द गिर्द घूमता रहता है। दर्शन के अंतर्गत हम प्रकृति का विश्लेषण करते हैं, मनुष्यों का विश्लेषण करते हैं, मनुष्यों के व्यवस्था का विश्लेषण करते हैं, मनुष्यों के विचारों का विश्लेषण करते हैं, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इन विभिन्न व्यवस्थाओं का विश्लेषण हम दर्शन के अंतर्गत करते हैं। जैसे कि दर्शन के अंतर्गत हम यह विचार करते हैं कि वास्तविकता की मूल प्रकृति क्या है, वास्तविकता की मूल प्रकृति क्या है, यानी कि हम जो देख रहे हैं इसका बेस क्या है, मूल प्रकृति क्या है और हम यहाँ क्यों आए हैं। जब हम मरते हैं तो क्या होता है, जब मरते हैं तो क्या होता है और मन और दुनिया के बीच क्या संबंध है, चेतना कैसे उत्पन्न होती है और क्यों उत्पन्न होती है, क्या हमारे पास स्वतंत्र इच्छाएं हैं या नहीं हैं और हमको क्या करना सही है, क्या करना अनुचित है, क्या करना उचित है। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कैसे की जा सकती है, हम एक न्यायपूर्ण समाज में किस तरह से जीवन यापन कर सकते हैं, यानी कि इन सभी प्रश्नों पर चिंतन किया जाता है दर्शन के अंतर्गत। विभिन्न जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों पर दर्शन के अंतर्गत चिंतन किया जाता है, मनन किया जाता है और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना का विचार दिया जाता है, कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है। जब हम किसी समस्या के मूल पर तर्क वितर्क करते हैं, विश्लेषण करते हैं, चिंतन मनन करते हैं तो हम वास्तविक स्थिति से अवगत होते हैं। हम जब किसी समस्या पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, तभी हमें वास्तविक स्थिति का पता चलता है। और चिंतन मनन के द्वारा ही हमारे मस्तिष्क में नए नए विचार पैदा होते हैं और उन विचारों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कोई समस्या होती है हमारे सामने, उस समस्या पे हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और यह चिंतन करते हैं कि इस समस्या को कैसे दूर किया जाए। तो ये सब दर्शन के अंतर्गत है, ये फिलॉसफी के अंतर्गत होता है। हम इसको फिलॉसफी के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। चिंतन मनन को किसी मूल प्रश्न पर विचार करना, वाद विवाद करना, तर्क वितर्क करना। जैसे हम सुकरात के दर्शन को ले सकते हैं, प्लेटो के दर्शन को ले सकते हैं, फिलॉसफी ऑफ प्लेटो, फिलॉसफी ऑफ सुकरात और इसी तरह से विभिन्न विद्वानों के दर्शन को ले सकते हैं कि उन्होंने चिंतन मनन करके विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करते हुए विश्लेषणात्मक पद्धति का, ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करते हुए किस प्रकार के राज्य व्यवस्था की स्थापना का सुझाव दिया है। अरस्तु ने मध्य वर्ग तंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना है, यानी पॉलिटी को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना है। वहीं प्लेटो कुलीन तंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानता है, वहीं हीगल राजतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानता है। तो इस तरह से जितने भी विचारक हुए हैं वो विभिन्न मूल प्रश्नों पर चिंतन किए हैं, मनन किए हैं और चिंतन मनन विश्लेषण तर्क वितर्क करने के पश्चात ही उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। तो हम दर्शन के अंतर्गत विचार करते हैं कि एक समतामूलक समाज की स्थापना कैसे की जा सकती है और सबसे अच्छी कौन सी राजनीतिक प्रणाली है, सबसे अच्छी कौन सी राजनीतिक प्रणाली है या सबसे श्रेष्ठ कौन सी राजनीतिक प्रणाली है। हम किस प्रकार एक अस्थायी शासन की स्थापना कर सकते हैं, हम अपने राज्य को, अपने समाज को किस प्रकार अस्थायी कर सकते हैं, कैसे सर्वोत्तम बना सकते हैं। हम समाज को सर्वोत्तम कैसे बना सकते हैं, राज्य को सर्वोत्तम कैसे बना सकते हैं, हम एक समतामूलक समाज की स्थापना कैसे कर सकते हैं। तो इन सभी मुद्दों पर विचार किया जाता है, विमर्श किया जाता है, उसके बाद कॉन्सेप्ट डेवलप किए जाते हैं, अपने विचार को अस्थायी बनाया जाता है। तो जैसा कि हम दर्शन के अंतर्गत
विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, जो मूल प्रश्न होते हैं, मूल समस्या होती है, उस मूल समस्याओं पर विचार करते हैं, उसके निराकरण के लिए समाधान प्रस्तुत करते हैं। तो इसी तरह से जब हमारा भारतीय संविधान बन रहा था, जैसा कि भारतीय संविधान सभा की बैठक है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। तो संविधान सभा के जितने सदस्य होते हैं, 379 सदस्य होते हैं, और 379 सदस्यों में जो मुस्लिम लीग होती है वह संविधान सभा की बैठक में हिस्सा नहीं लेती है। तो जितने सदस्य उपस्थित रहते हैं सभी में विचार विमर्श होता है, वाद विवाद होता है, तर्क वितर्क होता है, विश्लेषण होता है कि हम किस प्रकार का संविधान बनाएं, हम इस संविधान के द्वारा भारत को क्या देना चाहते हैं, यानी कि भारत में हम कैसी शासन व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं, और संविधान के लक्ष्य क्या होंगे, संविधान के उद्देश्य क्या होंगे। इन सभी बातों पर चिंतन मनन किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, और इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए, यानी कि एक भारत को नया शासन देने के लिए, भारत को एक नई व्यवस्था देने के लिए राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली देने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया जिसको हम कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जेएल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा जाता है 13 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर काफी वाद विवाद होता है, विचार विमर्श होता है, चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, और अंततः इनके उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया जाता है, यानी कि इसको संविधान में रख लिया जाता है, इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में रख लिया जाता है। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू ने उन विभिन्न तत्वों को अपनाया जिन तत्वों के द्वारा हम अपने संविधान को श्रेष्ठ बना सकते हैं, एक अच्छी शासन व्यवस्था की स्थापना कर सकते हैं, एक बेहतर और अस्थायी शासन व्यवस्था की स्थापना कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं संविधान का दर्शन। दर्शन शब्द से आपको स्पष्ट हो गया है कि दर्शन क्या होता है, व्हाट इज फिलॉसफी क्या होती है। जब हम चिंतन मनन करते हैं किसी समस्या के ऊपर, किसी तथ्य के ऊपर, तो चिंतन मनन करते करते हमें जो परिणाम प्राप्त होते हैं वही हमारे निष्कर्ष होते हैं, वही चिंतन का मूल आधार होता है, वही समस्या का उसी के द्वारा समस्या का निराकरण करते हैं। जैसे विभिन्न विद्वानों के दर्शन को पढ़ेंगे तो यानी दर्शन का मतलब एक तरह से विचार हो गया, यानी कि उनके विचार किस तरह से हैं, हम उस विचारों को दर्शन में समाहित कर सकते हैं। तो संविधान के दर्शन का तात्पर्य होता है कि यह संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली की स्थापना करना चाहता है, कैसे समाज की स्थापना करना चाहता है, किस प्रकार के व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है, किस प्रकार के राजनीतिक प्रणाली की स्थापना करना चाहता है। यानी कि जिस तरह से सरकार के विभिन्न अंग होते हैं, जैसे कि सरकार के विभिन्न रूप होते हैं, राजतंत्र होता है, कुलीन तंत्र होता है, लोकतंत्र होता है। राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, इसके शुद्ध रूप भी होते हैं, विकृत रूप भी होते हैं। तो जब हमारा भारतीय संविधान बन रहा था तो संविधान के अंतर्गत किस प्रकार की शासन प्रणाली की स्थापना की गई, यानी कि एक ऐसी शासन प्रणाली की स्थापना करना चाहते थे संविधान निर्माता सभा एक ऐसी शासन प्रणाली की स्थापना करना चाहता था जिसमें कि सबको न्याय मिले, सबको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय मिले, सबको शासन में सम्मिलित होने का अवसर मिले, सभी लोगों के अधिकार सुरक्षित रहें, सभी लोग शासन में खुलकर भाग लें, वाद विवाद की प्रक्रियाओं में भाग लें। तो इस दृष्टि से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सबसे बेहतर होती है, क्योंकि लोकतंत्र में सबके अधिकार सुरक्षित रहते हैं, सबकी स्वतंत्रताएं सुरक्षित रहती हैं, सभी लोग राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, राजनीतिक संस्थाओं में सबकी भागीदारी होती है। राजनीतिक संस्थाओं में यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका इत्यादि जितनी भी संस्थाएं होती है, राजनीतिक संस्थाएं, सबकी भागीदारी होती है, सबको खुला अवसर मिलता है, सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार की शासन प्रणाली लोकतंत्र ही हो सकती है, लोकतांत्रिक ही हो सकती है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया,
लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया, क्योंकि उनका स्वप्न था, उनका ये विचार था कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही सबसे बेहतर हो सकती है। इसी प्रणाली के द्वारा हम एक अस्थायी शासन की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही साथ संविधान सभा में यह भी विचार विमर्श हो रहा था कि जो समाज में विषमताएं व्याप्त हैं, भेदभाव व्याप्त है, उस भेदभाव को, उस विषमता को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, कैसे एक समतामूलक समाज की स्थापना कर सकते हैं। और हमारे देश में धर्म, भाषा, संस्कृति की विविधता होते हुए भी हम एकता की स्थापना कैसे कर सकते हैं, एकता और अखंडता की स्थापना कैसे कर सकते हैं। इन सभी विचारों, इन सभी प्रश्नों पर वाद विवाद करने के पश्चात ही हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम किस में देख सकते हैं? संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं। प्रस्तावना, प्रीएम्बल, संविधान की प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। इस प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, और यह जो उद्देशिका है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। किस संविधान से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है उद्देश्य प्रस्ताव। और यदि हम भारतीय शासन व्यवस्था की पूरी जानकारी चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है, किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो हमें इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्रस्तावना में ही मिल जाएगा। प्रस्तावना में पूरी जानकारी मिल जाती है। प्रस्तावना को एक बार पढ़ लेते हैं तो हमें संविधान की पूरी जानकारी मिले, तो हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि भारत किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था, या भारतीय संविधान निर्माती सभा किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापना, किस प्रकार की शासन व्यवस्था भारत में देना चाहते थे। यानी कि जो प्रस्तावना तैयार किया गया यह बहुत सोच समझकर तैयार किया गया, विभिन्न तथ्यों को इसमें समाहित किया गया। यानी कि जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था, जिस प्रकार की भी व्यवस्था है वो सबको समान रूप से दी जाए। यानी कि हमारे भारत का संविधान ऐसा हो कि सबको न्याय मिले, सबको स्वतंत्रता मिले, सबको राजनीतिक अधिकार मिले, सबको आर्थिक अधिकार मिले, सबको सर्वांगीण विकास करने का अवसर मिले। तो हम इन सभी बातों को संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं, और यही प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। प्रीएम्बल जो है यही संविधान का दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम संविधान की प्रस्तावना को ही कहते हैं। जैसा कि संविधान के प्रस्तावना को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा भारतीय संविधान कैसा है। यानी कि दर्शन का मतलब कि देखने से ही जो प्रकट हो जाता है। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो रूप, रंग, वर्ण, उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, उसके व्यवहारों के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसी तरह से संविधान का जो प्रस्तावना है, जो मुख्य पृष्ठ पर अंकित किया गया है संविधान की प्रस्तावना, इसको पढ़ने से ही हमें संविधान का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हमारा संविधान कैसा है। यानी कि लोकतंत्री है, अधिनायक तंत्री है, राजतंत्री है, या सर्वाधिकारवाद युक्त है। किस प्रकार की शासन व्यवस्था हमारे देश में स्थापित की गई है, इन सबकी जानकारी हम संविधान की प्रस्तावना में ले सकते हैं। तो आइए हम एक बार संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में है क्या। जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो संविधान की प्रस्तावना है यही संविधान का दर्शन है। जैसा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह कहा गया है कि हम भारत के लोग, यानी कि जो संविधान बनाया गया है यह किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया है, कुछ व्यक्तियों के द्वारा नहीं बनाया गया है, यह संपूर्ण जनता के द्वारा बनाया गया। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि समस्त भारतीयों के द्वारा यह संविधान बनाया गया है। वैसे तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो होती है वह 299 होती है,
यानी कि 389 होती है, और फिर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है तो सदस्य संख्या कम हो जाती है, 299 सीटें बचती हैं। जो बाकी सीटें होती हैं उसमें फिर से चुनाव होता है तो कुल सदस्य संख्या कितनी हो जाती है, 324 हो जाती है। और 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से 308 सदस्य उपस्थित होते हैं। यही सदस्य संविधान के प्रतियों पर हस्ताक्षर करते हैं, संविधान के ऊपर हस्ताक्षर करते हैं। यानी कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी, 324 हो गई थी। तो यह 324 लोग संविधान को बनाएं, परंतु हमारे प्रस्तावना में यह कहा गया है कि हम भारत के लोग, यह संविधान केवल 324 लोग ही नहीं बनाए बल्कि समस्त भारतीयों के द्वारा बनाया गया, क्योंकि इसमें जो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, कुछ देशी रियासतों के द्वारा नामिनेटेड प्रतिनिधि होते हैं, तो विभिन्न लोगों से नामिनेटेड निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, और यही प्रतिनिधि संविधान सभा में सदस्य होते हैं। तो चूंकि उस समय प्रत्यक्ष चुनाव कराना संभव नहीं था, इसलिए प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा नामांकन किया जाना था। तो ऐसा मान लिया गया कि यह संविधान पूरे भारतीय लोगों के द्वारा बनाया गया है। इसीलिए हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग कहा गया है, कि संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, सभी लोगों ने बनाया है। सभी लोगों ने बनाया है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था। 1947 के पहले भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था। यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता, आप सॉवरेंटी पढ़े होंगे, सॉवरेंटी को पढ़ा होगा आपने। संप्रभुता होती क्या है? संप्रभुता राज्य की ऐसी सर्वोच्च शक्ति होती है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होती है। तो भारत 1947 तक संप्रभु राष्ट्र नहीं था, क्योंकि भारत किसका गुलाम था? ब्रिटिश सरकार का गुलाम होता है। तो भारत के भाग्य का निर्णय ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा किया जाता था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता था। लेकिन जब 1947 में भारत आजाद हो जाता है तो भारत को संप्रभुता प्राप्त होती है, यानी कि भारत अपने नभ सीमा में, थल सीमा में, जल सीमा में कुछ भी कर सकती है, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट लगा सकती है, कोई भी कार्य कर सकती है, कोई भी नीतियां बना सकती है, कोई भी योजनाएं लागू कर सकती है। कोई ऐसी बाहरी शक्ति नहीं है जो भारत को मोटिवेट कर सके, उसके कार्यों को रोक सके, नियम बनाने की शक्ति को रोक सके या प्रतिबंधित कर सके। तो इस तरह से भारत 1947 में संप्रभु हो जाता है, क्योंकि यह आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होता है। आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र हो जाता है, कोई बाह्य शक्ति इसको नियंत्रित नहीं कर सकती है। तो इसलिए यह भारत क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया, यानी कि संविधान लागू होने से ही यह क्या हो गया? भारत अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया। जब तक भारत का भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ था, तब तक भारत किस अधिनियम के द्वारा चल रहा था? 1935 भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा भारत का शासन किया जा रहा था। लेकिन जब भारत का संविधान बन गया और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, तो भारत क्या हो गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया, यानी कि यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, भारत संप्रभु है। कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो भारत को दबा सके या भारत के नीति निर्माण को प्रभावित कर सके तो इसलिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द जोड़ा गया है, यानी कि यह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में हमारा भारत जो है, इंडिया जो है, वह संप्रभु है। समाजवादी, यह एक विचारधारा है, एक दर्शन है समाजवादी। इस समाजवादी शब्द को और पंथ निरपेक्ष शब्द को 1 2 और अखंडता शब्द को, इसको 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह मूल प्रस्तावना में नहीं था, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। इसको नोट कीजिएगा आप लोग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। समाजवादी, यह समाजवाद क्या है? समाजवाद शब्द को 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा लाया गया था, और इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में संविधान में व्यापक पैमाने पर संशोधन किया था।
इसीलिए 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन को हम मिनी संविधान कहते हैं, लघु संविधान इसको कहा जाता है, क्योंकि व्यापक पैमाने पर इसमें संशोधन किया गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। यह समाजवादी शब्द इसलिए लाया गया कि भारत की गरीबी को मिटाया जा सके, सबको समान रूप से सुविधाएं दिया जा सके, सबको समान रूप से सुविधाएं दिया जा सके। अमीर गरीब, उच्च निम्न, स्त्री पुरुष, बूढ़े बच्चे इत्यादि के बीच किसी प्रकार का भेदभाव न हो सके। यानी कि समाजवाद क्या होता है? जब राष्ट्र के संसाधनों पर, राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों पर, उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर जब राष्ट्र का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, तब उसको हम समाजवादी राष्ट्र कहते हैं, समाजवादी राज्य कहते हैं। क्योंकि जब राष्ट्र का नियंत्रण सभी संसाधनों पर स्थापित हो जाएगा तो राष्ट्र सबके लिए कार्य करेगा, जिसकी जैसी योग्यता होगी उसको उस योग्यता के अनुसार कार्य देगा। यानी कि समाजवाद का आशय है सबको अपनी क्षमता के अनुसार, सबको अपनी क्षमता के अनुसार और योग्यता के अनुसार पद और वेतन दिया जाएगा, कार्य दिया जाएगा। और राज्य के लिए गरीबी मिटाने के लिए, भूखमरी मिटाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाएंगे, सबके लिए प्रयास किए जाएंगे, सबको समान सुविधाएं दी जाएगी। यह है समाजवादी राज्य। और समाजवादी शासन व्यवस्था में राज्य को निजी स्वामित्व से दूर रखा जाता है। यानी कि जो उत्पादन एवं वितरण के जो साधन हैं उस पर निजी स्वामित्व कम से कम रखा जाता है। उत्पादन और वितरण के जो साधन होते हैं उस पर निजी स्वामित्व कम से कम रखा जाता है, निजी हाथों में नहीं दिया जाता है, कम से कम दिया जाता है। अधिकांशतः क्या होता है, राज्य के नियंत्रण में सब कुछ रहता है। जैसे कि हमारे देश में भी राज्य के नियंत्रण में सब कुछ है। अधिकांश व्यवस्थाएं, राज्य के अधिकांश मिल फैक्ट्रियां राज्य के नियंत्रण में ही है। और जो निजी फैक्ट्रियां हैं या निजी स्वामित्व के जो संस्थाएं हैं वह राज्य के अधिनियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं, राज्य के कानूनों के अंतर्गत कार्य करते हैं। वह भी कोई अनैतिक कार्य नहीं कर सकते हैं, मजदूरों का शोषण नहीं कर सकते हैं। तो समाजवादी राज्य का आशय है कि सबको शोषण से मुक्त करना, मजदूरों को शोषण से मुक्त करना, पूंजीवाद का अंत करना, समानता स्थापित करना, स्त्री और पुरुष के बीच समानता स्थापित करना, अमीर गरीब के बीच भेदभाव मिटाना। इसीलिए 1976 में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष का आशय यह होता है कि पंथ निरपेक्ष शब्द देखिए, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में अंतर होता है। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में अंतर होता है। कुछ लोग पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष कर देते हैं, लेकिन यह गलत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है। पंथ निरपेक्ष हो सकता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष हम अपने धर्म से अलग नहीं हो सकते हैं। हमारा क्या धर्म है? यदि हम शिक्षक हैं और हमारा धर्म क्या है? शिक्षा देना, ये हमारा धर्म है। धर्म जो है संस्कृत भाषा के धी धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। यानी कि जो व्यक्ति जो धारण करता है, जिसका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करता है, तो वही उसका धर्म है। हमारे धर्म की परिभाषा और पाश्चात्य जगत में धर्म की परिभाषा बिल्कुल अलग है। तो भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द को अपनाया गया, जिसका अर्थ होता है कि राज्य का कोई राजधर्म नहीं होगा, राष्ट्र का कोई राजधर्म नहीं होगा, और राज्य जो भी सुविधाएं देगा वो सभी धर्मों को समान रूप से देगा। राज्य किसी धर्म का अपमान नहीं, राज्य न तो किसी धर्म का अपमान करेगा, न किसी धर्म को बहुत ही सम्मान देगा। यानी कि राज्य के नजर में सभी धर्म बराबर होंगे, कोई धर्म ऊंचा नहीं होगा, कोई धर्म नीचा नहीं, कोई धर्म उच्च नहीं होगा, कोई धर्म निम्न नहीं होगा। सभी धर्म राज्य के दृष्टि में बराबर होंगे। राज्य किसी भी व्यक्ति के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चाहे आप ईसा मसीह की पूजा कीजिए, चाहे आप पैगंबर की पूजा कीजिए, चाहे आप श्री कृष्ण की पूजा कीजिए, किसी की भी पूजा कीजिए, राज्य इन सभी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। न ही राज्य के द्वारा किसी धर्म को बहुत ही प्रमुखता दी जाएगी। यह क्या है? पंथ निरपेक्षता है। इसी तरह से लोकतांत्रिक गणराज्य, हमारे यहाँ गणराज्य है, लेकिन कैसा है? लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक शब्द किससे बना है? लोकतंत्र से। और जैसा कि लोकतंत्र से आप जानते ही कि जनता के ऊपर जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या है कि जिस शासन प्रणाली में जनता का अधिकांश भाग
हिस्सा लेती है वही लोकतंत्र होता है। यानी कि जिस शासन प्रणाली में जनता का अधिकांश भाग हिस्सेदारी करती है, नियम बनाती है, कानून बनाती है, शासन करती है, वह लोकतंत्र होता है। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र की स्थापना की गई है, साथ ही साथ गणराज्य की स्थापना की गई है। हमारे यहाँ गण राज्य है। गण का मतलब होता है लोग, और राज्य का मतलब है कि राज्य का मतलब है कि लोगों के द्वारा राज्य के प्रमुख का निर्वाचन होता है। यानी गणराज्य का मतलब क्या होता है कि जिस देश में राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, उस देश को हम गणराज्य कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं। उस देश को हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक कहते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन, राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को हम राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, और यह निर्वाचक मंडल जनता के द्वारा चुना जाता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं और सभी विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। यानी कि संसद के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा किया जाता है। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा किया जाता है। तो संसद और विधानसभा के द्वारा राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए हमारे संविधान ने लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया। तो लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यानी कि अब उसके समस्त नागरिकों को, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी धर्म का हो। जैसा कि अनुच्छेद 15 में कहा गया है, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद से प्रतिषेध, यानी कि इन विभिन्न आधारों पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाएगा। यह क्या है? यह भी फिलॉसफी है। यह भी हमारे संविधान की फिलॉसफी है कि हमारे संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समान सुविधाएं दी जा रही हैं। राजनीतिक न्याय, राजनीति में सभी लोगों का प्रवेश सुनिश्चित किया जा रहा है। आर्थिक जगत में सभी लोगों का प्रवेश सुनिश्चित किया जा रहा है, चाहे वह किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी भाषा के हों, किसी क्षेत्र के हों, और सभी लोगों को सामाजिक समानता प्राप्त है। सामाजिक समानता प्राप्त है। जैसा कि अनुच्छेद 15 में भी, जैसा कि सामाजिक समानता को अनुच्छेद 15 में भी अपनाया गया है। अनुच्छेद 15 में अपनाया गया है। जैसा कि अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि केवल धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर किसी भी सामाजिक प्रतिष्ठानों, किसी भी सामाजिक समागमों के स्थानों पर, किसी भी सामाजिक समागमों के स्थानों पर, जैसे नदियों, तालाब, कुओं, पार्क, सिनेमागृहों, बगीचों, होटल, रेस्तरां इत्यादि में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि पहले भेदभाव था, 1950 के पहले हमारे समाज में भेदभाव था, लेकिन एक कानून बनाकर, जैसा कि 1955 का अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया, इसके तहत जो भी व्यक्ति छुआछूत करने का दोषी पाया जाता है, उसके कृत्य को दंडनीय अपराध घोषित किया जाता है। उसके कृत्य को दंडनीय अपराध घोषित किया जाता है। यानी कि अब हमारे यहाँ सामाजिक समानता स्थापित हो गई है। जाति का भेदभाव समाप्त हो रहा है। जाति का भेदभाव समाप्त हो रहा है। सामाजिक समानता का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाए। उसको किसी विशेष जाति से या विशेष वर्ग से संबंधित होने के कारण उसको महत्व नहीं देना चाहिए। यदि व्यक्ति किसी भी जाति का है, किसी भी वर्ग का है, किसी भी धर्म का है, यदि उसमें योग्यता है, प्रतिभा है, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। चाहे वह व्यक्ति दलित क्यों न हो, यदि वह योग्य है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। इस आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि वह व्यक्ति क्या है, निम्न कास्ट से ताल्लुक रखता है, निम्न कास्ट से बिलोंग करता है। तो हम जाति के आधार पर योग्यता और क्षमता को माप नहीं सकते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर योग्यता है, क्षमता है, वो सम्मान पाने के योग्य है। यही क्या है? सामाजिक समानता है। तो हमारे संविधान के अंतर्गत सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया गया है। साथ ही साथ विचार अभिव्यक्ति, हर व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति करने का अवसर दिया गया है। सभी व्यक्ति को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया गया है। चाहे सरकार किसी की भी हो, हर व्यक्ति अपना विचार प्रकट कर सकता है, सरकार की आलोचना कर सकता है। तो सभी व्यक्तियों को आलोचना करने का अधिकार दिया गया है, अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है। हमें अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है। तो यह विचार अभिव्यक्ति कई माध्यम से हम प्रकट कर सकते हैं। रेडियो में, समाचार पत्रों में, भाषण के द्वारा, सम्मेलन के द्वारा, गोष्ठी करके अपना विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। फिर है विश्वास।
विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। राज्य किसी भी व्यक्ति के मामले में, किसी भी व्यक्ति के धार्मिक मामले में या किसी समुदाय के धार्मिक मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप आपके जो भी धार्मिक कृत्य हैं, धार्मिक संस्कार है, आप करते रहिए, राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। परंतु यदि धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर लूट खसोट हो रहा है, अनैतिक कृत्य किए जा रहे हैं, आडंबर किए जा रहे हैं, इस स्थिति और आपके धार्मिक कृत्य द्वारा कोई समुदाय या कोई वर्ग या कोई जाति पीड़ित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में सरकार आपके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, आपके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे हम देख सकते हैं कि 3 तलाक का मुद्दा, 3 तलाक, ट्रिपल डाइवोर्स, 3 तलाक, 3 तलाक का मुद्दा हम देख सकते हैं। 3 तलाक का मुद्दा देख सकते हैं। 3 तलाक से महिलाएं काफी पीड़ित होती हैं, 3 तलाक से मुस्लिम महिलाएं काफी पीड़ित होती हैं, इसलिए सरकार ने 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया। 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया। तो यह क्या थी? एक सामाजिक बुराई थी, यह एक सामाजिक बुराई थी, यह एक क्या थी? एक सामाजिक और धार्मिक बुराई थी। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का अंत कराया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया, बाल विवाह का अंत किया गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया वगैरह। विभिन्न ऐसी सामाजिक बुराइयां होती हैं, विभिन्न ऐसी धार्मिक बुराइयां होती हैं, उन धार्मिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। सरकार आपके धार्मिक बुराइयों पर नियंत्रण कर सकती है। अब आते हैं उन सब में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, सभी लोगों की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा, सभी लोगों को सम्मान दिया जाएगा, सभी लोगों को अवसर की क्षमता प्राप्त होगी, अवसर की क्षमता प्राप्त होगी। यानी कि जो व्यक्ति योग्य है वह व्यक्ति किसी भी संस्थाओं में भागीदार हो सकता है, चाहे वह राजनीतिक भागीदारी कर ले, चाहे नौकरियों में भागीदारी हो, हर क्षेत्र में उसकी भागीदारी हो सकती है जो व्यक्ति योग्य है। यानी कि व्यक्ति अपने योग्यता के आधार पर किसी भी संस्था में प्रवेश ले सकता है। अवसर की क्षमता, सबको अवसर की समानता होगी, यानी पूरे भारत के समस्त नागरिकों को, चाहे वह जम्मू कश्मीर का रहने वाला हो, चाहे वह तमिलनाडु का हो, चाहे वह पंजाब, चाहे वह गुजरात का हो, चाहे वह असम का हो, सभी लोगों को राजनीतिक संस्थाओं में, सार्वजनिक संस्थाओं में भाग लेने का अधिकार होगा, भाग लेने की अवसर की समानता होगी। हम देखते हैं कि यह अवसर की समानता सबको प्रदान की गई है, चाहे वह सरकारी नौकरियों में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्रों में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्रों में हो। आप अपना जीवन किसी भी तरीके से चला सकते हैं। आप चाहे एक दुकान स्थापित कर लीजिए, चाहे फैक्ट्री स्थापित कर लीजिए, आपको आर्थिक स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता है, अवसर की समानता है। अवसर की समानता मतलब आर्थिक क्षेत्रों में आप जाकर अपना भाग्य आजमा सकते हैं। तो इस तरह से सबको अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, राष्ट्र की एकता यानी कि हम राष्ट्र की एकता से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं कर सकते हैं, राष्ट्र की अखंडता से किसी स्थिति में समझौता नहीं कर सकते हैं। यदि हमारी राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में खतरा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को दोषी करार दिया जाता है और उसको कानून के तहत सजा भी दिया जाता है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है यही पूरे संविधान का दर्शन है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है यही पूरे संविधान का दर्शन है। यानी कि संविधान का दर्शन करने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा? प्रस्तावना को पढ़ना होगा, तब हम संविधान का दर्शन कर पाते हैं। कहने का आशय यह है कि संविधान हमको क्या देना चाहता है, किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करना चाहता है, इसी को संविधान की प्रस्तावना को ही हम संविधान का दर्शन करते हैं। हमें पूरा संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम केवल प्रिएम्बल को पढ़ लें, प्रस्तावना को पढ़ लें तो ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा संविधान कैसा है। यानी कि अधिनायकवादी है, एकतंत्री है या लोकतंत्री है, राजतंत्री है, किस प्रकार का संविधान है, कैसा संविधान है। तो संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने से ही हमें पूरे संविधान की जानकारी हो जाती है, संविधान की प्रकृति की जानकारी हो जाती है, नेचर की जानकारी, संविधान के नेचर की जानकारी हो जाती है, संविधान के उद्देश्य की जानकारी हो जाती है, संविधान के लक्ष्य की जानकारी हो जाती है। इसी संविधान की प्रस्तावना को हम दर्शन करते हैं, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आप ये सब लिख सकते हैं
संविधान की प्रस्तावना तो है ही, साथ ही साथ इसके पॉइंट की व्याख्या भी कर सकते हैं कि हमारे भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। जैसे कि इन शब्दों को अलग अलग आप लिख सकते हैं, इन शब्दों की अलग अलग व्याख्या आप कर सकते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, इन सबको अलग अलग आप व्याख्यायित कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको बताया संविधान का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब तक मैंने जितना पढ़ाया है, इन सभी नोट्स को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर आनंद सिंह पर अपलोड कर दूंगा आज या कल में, और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर आनंद सिंह पर जाकर यह नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इस नोट में मूवमेंट से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं सब दिए गए हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने जितना पढ़ाया है, अब तक मैंने संविधान का दर्शन पढ़ाया है, यहां तक के सारे नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम चैनल पर जाकर। तो मेरे वीडियो को आप लोग देखते रहिए। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।